DC Khilnani, Professor and Head, Department of Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine from All India Institute of Medical Sciences. गंभीरता की बात की जाए डॉक्टर खिलनानी, भारत देश की बात करें, वर्तमान स्थिति में क्या लोड देखते हैं, पेशेंट लोड कितना है? और जब बात आती है दमा की तो लोगों को ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन का अंत हो गया और न जाने क्या क्या। आप एज अ मेडिकल एक्सपर्ट इसको किस तरह से देखते हैं और गंभीरता वाकई कितनी होती है? देखिए, ऐसा है कि जो दमा है, अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो 5 से 10% लोगों को दमा होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से 10% लोग खांस रहे हैं, उनको सांस में तकलीफ। ये एक प्रवृत्ति है, ये एक टेंडेंसी है, इसको एलर्जिक टेंडेंसी कहते हैं। इसके साथ एक्जिमा, स्किन कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस ये भी होते हैं, लेकिन दमा मेन होता है। अब जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे कोई एयर पोल्यूशन हो गया या धूल मिट्टी से एक्सपोजर हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, या कई बार पता भी नहीं होता क्यों, तो उस समय जो है आदमी को या पेशेंट को खांसी होती है, सांस में तकलीफ़ होती है, वो रात को लेट नहीं पाता, उसको उठ के बैठता है, उसके सांस में सीटी की सी आवाज़ आती है, और उस समय उसका अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए तो वो तकलीफ़ बढ़ भी जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना सीवियर हो जाता है कि इमरजेंसी में जाना पड़ता है, आईसीयू में भी जाना पड़ता है, जानलेवा भी हो पड़ती है। तो ये बहुत अहम है कि इसकी पहचान की जाए, इससे दूर ना भागा जाए, और उसका सही समय पे सही निदान और सही उपचार किया जाए। जी, ये बहुत जरूरी बात है। ये जो अभी तक की दमा है या पहले कभी दौरा नहीं पड़ा, पहली बार दौरा पड़ता है, क्या वाकई उसकी सीवियरिटी इतनी होगी? और अगर पहली बार दौरा आ रहा है तो क्योंकि आसपास के लोगों को भी ये नहीं मालूम कि इसको दमे का दौरा पड़ सकता है, उस स्थिति में गंभीरता कितनी बढ़ सकती है या कैसे उसको मैनेज किया जाए? पहले तो जब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तो कभी भी पहली बार नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये एक टेंडेंसी है जो अक्सर बचपन से होती है, किसी भी उम्र में आ सकती है। अक्सर उसकी जो हिस्ट्री होती है वो ऐसी होती है कि उसको बार बार खांसी होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कफ सिरप देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, अपने समय के साथ कुछ ठीक भी हो जाते हैं, और काफ़ी बार कई साल गुजर जाते हैं जब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिनको ये ज्ञान होता है और सोचते हैं, और वो डिटेल्स में जाते हैं कि उनको बार बार खांसी हो रही है, बुखार नहीं है, ज़्यादा बलगम भी नहीं है, और वीजिंग होती है, रात को उठ के बैठना पड़ता है। लेकिन सिर्फ प्रश्न से या एग्जामिन करने से ही डायग्नोसिस नहीं होता। डायग्नोसिस करने के लिए हम एक स्पायरोमेट्री, या इसको जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो अगर उसको क्रूड भाषा में कहा जाए कि वो जो ट्यूब्स होती हैं, जो ब्रोंकाई होते हैं, उनके कैलिबर को नापता। मरीज को एक मशीन में एक लंबा सांस लेके फूंकना पड़ता है, उससे पता लग जाता है कि ये इनकी नलियां सिकड़ी हुई हैं। उसके बाद उनको जब इनहेलर दे के 10 मिनट बाद फिर किया जाता है तो उससे पता लग जाता है जो सिकड़ी हुई नलियां खुल गई। तो ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि इस मरीज को दमा है। जहाँ तक सिवियरिटी का सवाल है, वो इस पर डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी तकलीफ है। मरीज क्या एक सेंटेंस पूरा बोल पा रहा है, क्या मरीज लेट पा रहा है, या मरीज को सारी रात उठ के बैठना पड़ रहा है, या उसके पसीने आ रहे हैं, या उसकी हार्ट रेट जो है ना वो जो 70-80 होनी चाहिए 120 पे पहुंच गई है, उसकी सांस 15-20 की जगह 35 पे चल रही है। तो ये सब लक्षण होते हैं जो पता चलता है कि बहुत सीवियर है। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सीवियरिटी एक लिमिटेड होती है, उसमें आदमी आईसीयू तक भी पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर की भी जरूरत तो उसको नजरअंदाज नहीं करना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्या तो कारणों की अगर हम बात करें, बहुत से लोग, डॉक्टर खिलनानी, ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में, और अगर देश की भी बात करें तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्या कारण है सारे, आप एक बार हमारे सामने रखें। नहीं, आप हम लोग प्रदूषण पे तो बात नहीं कर सकते क्योंकि ये दमा का विषय है, लेकिन मैंने कहा कि ये
जेनेटिकली ये पीढ़ियों में चलती है और ये एलर्जिक टेंडेंसी होती है, लेकिन इसके जो ट्रिगर्स हैं उसमें प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रदूषण क्या होता है, उसमें ओजोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 और PM 10 की बात करते हैं, जब भी इनकी मात्रा बढ़ती है तो दमे के अटैक होते हैं। और इसका प्रमाण है हमारे पास। करीब 20 साल पहले डॉक्टर पांडे की लीडरशिप में हमने एक स्टडी करी थी जिसमें हमने देखा कि इमरजेंसी में जो एस्थमा के मरीज़ थे वो करीब 20% ज़्यादा थे अगर पिछले 24 और 48 घंटे में एयर पॉल्यूशन बढ़ गया था। तो ये ट्रिगर का काम करता है। ये ट्रिगर का काम करता है और ये ट्रिगर अगर कंटिन्यू चलता है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एस्थमा एपिसोडिक होने के बजाय फिर क्रॉनिक हो जाता है अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए। फिर उनकी सांस लगातार फूलती है, लगातार खांसी होती है। तो ज़रूरी है कि उसका समय पर निदान करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। जी। तो सबसे कॉमन ट्रिगर है वो है हाउस डस्ट माइट्स और सेकंड कॉमन है पॉलन्स। तो इन दोनों का, और थर्ड ऑफ कोर्स एयर पॉल्यूशन। जी। डॉक्टर मिश्रा, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरा कॉल ये है मैम कि ये जो अस्थमा जो है ये हेरिडिटरी का मतलब अनुवांशिक जो है उसका क्या रिलेशन है जी। जो है इससे या मतलब मदर या फादर दोनों में से किसी एक को अगर है तो स्पेशली कितना ज्यादा चांसेस है कि आने वाले बच्चे को होगा। एंड अगर ऑलरेडी अस्थमा है किसी को और वो इनहेलर पे या रोटा कैप पे है उसके बाद भी क्या चांसेस है कि अगर उसको मतलब सीवियरिटी इनहेलर लेने के बाद भी कितनी कम हो सकती है जी। और लास्ट ये मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर से क्लिनिकली कि सैचुरेशन जो कि हम लोग SpO2 चेक करते हैं ऑक्सीजन में SpO2 और सैचुरेशन कितना कम हो कि हमको ये देखना चाहिए कि पेशेंट को तुरंत एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कितना रिवर्सिबल है ये जो है बस। डॉक्टर खिलनानी, 3 सवाल हैं इनके, क्या बताना चाहेंगे? पहली तो ये बात कि ये कई बार हम बोल चुके हैं कि ये पीढ़ियों में चलती है। सिर्फ फादर मदर नहीं, ब्रदर सिस्टर, चाचा मामा ताऊ मौसी बुआ, जो भी आपके खून से रिलेटेड है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको या तो पता नहीं होता या हिस्ट्री होती नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके परिवार में किसी को एस्थमा नहीं हो तो उसको हो नहीं सकता। ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ, अगर दोनों पेरेंट्स को एस्थमा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है। दूसरा प्रश्न के जो बहुत इम्पोर्टेंट और मैं एम्फेसाइज करूँगा कि कब आदमी को लगे कि मरीज़ को इमरजेंसी में जाना चाहिए और उस समय क्या करना चाहिए। आप डॉक्टर साहब हैं, आपने SpO2 की बात करी, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर मरीज़ के पास है, अगर वो 90% से नीचे जा रहा सैचुरेशन, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है दैट आपकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। उसके अलावा अगर सांस बहुत फूल रही है, आधा सेंटेंस भी मरीज़ नहीं बोल पा रहा है, उसको लेट नहीं पा रहा, ये सब लक्षण है कि आपको अपने ऊपर। दूसरी बात है कि जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया जी। 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, एक कंट्रोलर मेडिसिन, एक रिलीवर मेडिसिन। रिलीवर मेडिसिन वो होती हैं जो इनहेलर्स होते हैं जो आप नीड बेस्ड लेते हो, जैसे सैल्ब्यूटामॉल, लीवोसैल्ब्यूटामॉल। कॉमर्शियल नेम्स की बात करें तो वेंटोरलिन और एस्थलीन होते हैं, उसमें नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बार बार इन्हें रिलीवर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार मतलब कि आपको 10 बार 5 बार इनहेलर की ज़रूरत पड़ी है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी कंट्रोलर मेडिसिन काम नहीं कर रही, आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। जी। जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को दमा होता है या दमा की दवाइयाँ चल रही हैं तो एक तो दमा को कंट्रोल रखना उस स्थिति में कितना ज़रूरी होगा और क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे जो मेडिकेशन चल रही है जिससे प्रेगनेंसी नॉर्मल हो या फिर आगे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कुछ इश्यूज ना हो? बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। बड़े अजीब सा रिलेशनशिप है प्रेगनेंसी का एस्थमा के साथ। 1/3 में न बढ़ती है न घटती है, 1/3 में बढ़ जाती है,
और 1/3 में घट जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एस्थमा अनकंट्रोल्ड हो प्रेगनेंसी में तो फीटस की ग्रोथ कम हो जाती है। तो अहम सवाल ये है कि प्रेग्नेंट वुमन की एस्थमा को कंट्रोल करना अहम है, चाहे वो बड़ी हो या घटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता जी। तीसरी बात यह है कि जो भी दवाइयाँ हम देते हैं इनहेल्ड मेडिकेशन, वो सब सेफ होती हैं, उसमें कोई भी शुबा नहीं है कि उसमें बच्चे को कोई नुकसान होगा। फिर से बोलता हूँ, अगर अनकंट्रोल्ड एस्थमा होगी तो बच्चे को नुकसान होगा, ये समझना जरूरी है। जी। हालांकि बच्चों में दमा शुरू होता है अक्सर, लेकिन 90 साल की उम्र में भी शुरू होता है, 80 साल के में भी शुरू होता है। लेट ऑनसेट एस्थमा बहुत वेल नोन एंटिटी है और हम उसको बहुत देखते हैं। कितना हो रहा है जो दवा ली जा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्धावस्था में हैं और अस्थमा या दमा के अलावा दूसरी दवाइयां भी ले रहे हैं, कुछ जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स की बात की जाए, कोई ऐसा ग्रुप कौन कौन सी आप मेडिकेशन बताना चाहेंगे जिसके साथ खास तौर पर ध्यान रखना होगा, या फिर ये जो दमा की दवाएं हैं इनका प्रभाव कम हो सकता है? तो मैं आपकी नॉलेज की एडमिरेशन करना चाहूँगा कि आपने बहुत अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है। जो एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ होती हैं और नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कॉमन नेम लें ब्रूफेन, फ्लेक्सॉन, ये सब दवाइयाँ एस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। और एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा जो है ना एक स्पेशल एंटिटी है, तो इन दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए और सबको नहीं ट्रिगर करती, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर उससे ट्रिगर होता है तो इन दवाइयों को अवॉइड करके उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव। बीटा ब्लॉकर्स हैं वो एस्थमा को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल जो एडवांस हाईली सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं वो दिए जा सकते हैं पर डॉक्टर की सलाह से। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर इज़ नॉट अ बिग नो नो, बट उसमें थोड़ी केयरफुल रहना पड़ता है। उसके अलावा हर दवाई के इंटरेक्शन होते हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, अब आप उस हिसाब से जो है ना हमें जो है ना बताएं। और दूसरा यहाँ ये भी बताना शायद उचित होगा कि इनहेल्ड स्टीरॉयड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसके बारे में बहुत बड़ी धारणा है। मरीज़ हमारे पास आते हैं, जैसे ही हम उनको इनहेलर देते हैं कहते हैं स्टीरॉयड्स तो नहीं है इसमें, तो हम कहते हैं बिल्कुल हैं स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स हैं जो, बट हम उनको बताते हैं कि इसमें स्टीरॉयड्स माइक्रोग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में नहीं है। तो उनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ज़रूर होते हैं, मतलब, लेकिन सारी जो मेडिसिन है वो बेनिफिट और हार्म के बीच में चलती है, कंट्रोल्ड वे में। और दूसरा, जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया कि अगर आपने इनहेलर लिया, उसी समय कुल्ला कर लिया, तो जो 80-85% मेडिसिन जो मुंह में चिपक जाती है, जो अगर कुल्ला नहीं करेंगे तो वो सिस्टम में चली जाती है, तो बाहर फेंक दी जाती है। लेकिन वो उसमें ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप इनहेलर लें और फिर बाथरूम में कुल्ला करने जाएं। बेसिन और ग्लास साथ में ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है ये बातें। रोगी डॉक्टर खिलनानी एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण मिस पीटी उषा इज अ पब्लिक नॉलेज दैट शी इज एन एस्थमेटिक, और उन्होंने क्या पाया है हम जानते हैं। जी बिल्कुल, कई खिलाड़ी ऐसे हैं। और ये आखिरी राउंड, और ये मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ओलंपिक्स में भी 5%, 10% हिस्टोरिकली जो मेडलिस्ट हैं जिन्होंने वो एस्थमेटिक रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एस्थमा, इसका मतलब उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटी नहीं है जी। वो सब कुछ अचीव लाइफ में कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स में, जो कोई भी कर सकते हैं।